एड्स का किया था, डिस्क्राइब, ये सारी चीज यहाँ तक था। इसके तक क्या किया था? फैक्टल, डिस्क्राइब, परसेंटाइल पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस, तो यहाँ तक का वैल्यू हमने किया था। इसके बाद फिर हम लोग क्या देख सकते थे? मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस पता चल गया था, है ना? वेरिएंस क्या होता है। देन थोड़ा सा लाइन इक्वेशन बताया था, तो लाइन इक्वेशंस क्या होते हैं वो भी पता होगा। हम्म। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैथ्स में और क्या क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा कवर करते हैं। कि बेसिकली उतना मैथ्स नहीं चाहिए इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, कि बेसिकली जितना बताया उतना हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? कितनी? चैट जीपीटी खुद का बनाने के लिए जितना है कम है, क्योंकि वो क्या है, अभी भी 100% नहीं देता ना एक्यूरेसी। तो उस चीज़ को आप किसके बेस पे इंप्रूव करोगे? लॉजिक के बेस पे। तो वो लॉजिक मैथमेटिकली ही लगेगा। और मैंने दिखाया था कितने बिलियंस पैरामीटर रहते हैं, तो उतने पैरामीटर्स में आपको काम करना आना चाहिए। तो उतने को आप नॉर्मली प्लस माइनस तो नहीं करोगे, उसमें फिर क्या यूज़ करोगे? कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करोगे जो क्या होगा, फास्ट हो, इफिशियंट हो। तो उसके बेस पे वो सारी चीज़ फिर आपको सीखना होगा, आना चाहिए। तो वो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपका डेटा होता है क्या होता है, लॉजिक भी चेंज होता है। लॉजिक चेंज होता है तो मैथ्स भी चेंज होते हैं। तो वो रहता है वहाँ पे। इंग्लिश कंपलसरी, क्योंकि सारा चीज़ क्या है, इंग्लिश पे दिखेगा। मैथ्स क्यों? क्योंकि चीज़ें आप क्या कर रहे हो, उतना इंप्रूवमेंट कर रहे हो। लेकिन बेसिक मैथ्स आना चाहिए ताकि आप क्या करो, एक बेस लेवल पे सारी चीज़ें क्रिएट कर सको। बेसिक मैथ्स में तो मैंने बताया था ना। हमारे पास होगा स्टैट्स, बस सिलेबस। सेट लिखा हुआ। देखोगे तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, मतलब इतना आपको आ गया। और उसमें से क्या है, ये आपका मस्ट रहता है, ये तो आपको आना चाहिए। और ये क्या है कि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है आगे जाके, जैसे जैसे आप क्या करते हो, आप एक्सपीरियंस लेवल पे या सीनियर लेवल पे जाते हो तो फिर ये जरूरत पड़ती है डिफरेंशियल का। इसमें से आपने पहला पार्ट तो देखा ही है, मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस। फिर क्या आता है, डिस्पर्सन्स। इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। देन इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है। देन इस पे रेंज होता है हमारे पास। मतलब दो तीन और फंक्शंस होते हैं, मैथ्स के इक्वेशन होते हैं, वो पता होना चाहिए। देन इसमें होता है मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी। मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी क्या होता था पता है? मिरर इमेज पता है? तो वो क्या होता है? सिमेट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं कि इमेज, मिरर इमेज क्या होता है, कि जो आपके पास मिरर से इधर जो भी इमेज दिखेगा, सेम इमेज आपको क्या दिखेगा, इमेज के अंदर पे भी दिखेगा। देखते हो ना? तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब दोनों साइड में क्या होगा, एक लाइन पे दोनों साइड में सेम चीजें होंगी, कि इसके लेफ्ट साइड में भी सेम होगा और राइट साइड में सेम होता है। इसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। जो चीज आप ज्यादातर जो जनरल कॉम्पिटिशन या फिर कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो उसमें आता है क्वेश्चंस। देखा है? मिरर इमेज।
क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है कि अगर आपको ये इस तरीके से दिख रहा है तो मिरर में किस तरीके से दिखेगा। अगर ये आपको इस तरीके से दिख रहा है तो मिरर में किस तरीके से दिखेगा। तो मिरर में जो भी चीजें दिखती है वो सेम सेम दिखता है। तो वही हमारा क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी, कि दोनों टाइप क्या है, इक्वल है। तो वही हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा होगा वो क्या है, किस टाइप से है। तो कल हमने इस तरीके से एक बनाया था, एक नॉर्मल था और एक किसी भी तरीके से जा सकता है। तो किसी भी तरीके से जा सकता है, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, बट ये क्या यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सिमेट्रिक है, ये नॉन सिमेट्रिक है। अगर नॉन सिमेट्रिक है तो उसके लिए कौन सा वैल्यू देखते थे हम लोग, स्क्यू वाला वैल्यू देखते थे। उसी से पता चल जाता है कि कितना वो स्क्यूड है ना। तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी। देन मेजर ऑफ एसोसिएशन, वो भी हमारे पास रहता है। हम्म, क्या होता है मीनिंग। बताओ, मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या मीनिंग होता है। एसोसिएट करना। और एसोसिएट में क्या होता था कि कोई भी एक डेटा दूसरे डेटा पे कैसा डिपेंडेंट है। कि मान लो एक्स है हमारे वाई पे डिपेंड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, बता सकते हो। अगर एक्स वाई पे जो हमारा वाई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता चलता है। तो ये कल का नहीं है, मतलब कोई भी नॉर्मली अपना लॉजिक बना के बताओ। कोई भी एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड है कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा। रिलेशनशिप को ही एसोसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। पता कैसे चलता है कि वो रिलेटेड है या नहीं है। कॉमन नहीं, जैसे एक्स में कुछ भी चेंज होगा तो वाई में भी उसका चेंजेस दिखेगा, है ना। तो मतलब अगर इसमें चेंज कर रहे हैं और इसमें भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटेड है। तो वही चीज रिलेशन, कि वो रिलेटेड है तो कितना रिलेटेड है। कि अगर आप अपने क्या हो पेरेंट्स से रिलेटेड हो नहीं हो, कैसे पता चलेगा। पैसा देना बंद कर दे, पता चल जाएगा कि कितना रिलेटेड थे, है ना। तो अगर पैसा देना बंद कर दिया फिर भी आप क्या कर रहे हो, अपना लाइफ चला रहे हो, मतलब ज्यादा नहीं थे। डिपेंडेंट तो रहता है बट क्या है कि उतना नहीं हो। तो वो सारा चीज क्या हो गया, इसमें भी पता करते हैं कि हमारे पास एक कॉलम दूसरे कॉलम में कितना डिपेंडेंट है नहीं है, वो पता करने के लिए। कि हमारे पास एक कॉलम ए है, वो हमारे रिजल्ट पे डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर वो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो उस कॉलम को रखने से कोई फायदा है। तो यही चीज हम लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा रहेगा। तो जो डेटा हमारे आंसर के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है, या फिर बोल सकते हो उसके पास कोई चीज नहीं है, उसके बेस पे कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उस कॉलम को रखने से या फिर उस डेटा को रखने से कोई बेनिफिट नहीं हो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो चीज डिस्कार्ड करने से पहले चेक तो करना होगा ना कि है या नहीं है। अगर है भी तो कितना है, ये भी तो डिपेंड करता है। कि वो 0%, 0.1% लाई करता है, या फिर 80% डिपेंडेंट है, 90% डिपेंडेंट है, या पूरा 100% है। ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, मेजर ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए हमारे पास होता है कोवेरियंस और कोरिलेशन। कोवेरियंस क्या होता है, वेरियंस क्या होता था। वेरियंस, तो वो कह रहा है आप भी अपना कहो कुछ। तो आप अपना बताओ। वेरिएंस क्या होता था। ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि वेरिएंस पता होगा ना, तब हम लोग कोवेरिएंस के बारे में बता सकते हैं। अगर कोवेरिएंस के बारे में बताएंगे तभी कोरिलेशंस के बारे में पता चलेगा। कोरिलेशंस पता होगा तभी आप डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता सकते हो।
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा तब आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो। पॉपुलेशन पता होगा तभी आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। तो सारे रिलेटेड हैं। और वेरिएंस पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए। सिंपल सा है कि जो हमारे पास मीन है उससे डेटा पॉइंट्स का जो भी डिफरेंस होगा, उसका जो भी स्क्वायर रूट रहता है, उसका एवरेज ही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। समझे? तो ये हमारा सिर्फ एक्स के बेस पे है। लेकिन कोवेरिएंस में क्या होगा, दो अलग अलग कॉलम्स होंगे, कॉलम वन कॉलम टू इस तरीके से होगा। तो पहला कॉलम दूसरे कॉलम में कितना रिलेटेड है, ये कितना वैरी कर रहा है, कि इसको अगर वन चेंज कर रहे हैं तो इसमें कितना चेंज हो रहा है, इसमें अगर टू चेंज कर रहे हैं तो इसमें कितना चेंज होगा। तो वो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी से निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला को डिवाइड करना पड़ेगा। कि जैसे ये फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं नीचे ही लिख दूँ, ये पढ़ाना भी है आप लोग को। तो ये चीज़ें मैं मान लो, म्यू माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये रहता था। अब इस फॉर्मूला को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन एक्स आई का ब्रैकेट मीन माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ, सिंपली टू का स्क्वायर है, मतलब क्या लिखते हैं इसको, टू इंटू टू लिखते हैं ना। तो इसका भी तो स्क्वायर है, तो इसी को तो टू टाइम्स लिखा है, तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास ये वैल्यू है एक्स के रिस्पेक्ट में है दोनों टाइम, कि यहाँ पे टू टाइम्स हमारे पास क्या है, कि दोनों जो रिलेशन निकाल रहे हैं तो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। अगर दोनों में से एक चेंज कर दें, यहाँ पे क्या कर दे, वाई कर दे, और यहाँ पे क्या, म्यू ऑफ वाई रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला होगा वो किसका वेरिएंस होगा, फर्स्ट का। जो दूसरा होगा दूसरे कॉलम का होगा, ये एक्स का होगा और एक वाई का होगा, है ना। तो दोनों का हमें वेरिएंस मिल गया। अब जो दोनों का वेरिएंस मिल जाएगा तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, को का मतलब होता है टू। दो डेटा के बेस से बात करें इसलिए को, और ये क्या है, वेरिएंस से निकाल रहे हैं तो वेरिएंस कहलाता है। ये पता चला, तो ये हमारा को वेरिएंस हो गया। तो कोर वेरिएंस हमें बताता है कि आपका ट्रेंड कैसा जा रहा है। ट्रेंड मतलब वो अप जाएगा, डाउन जाएगा या स्टक होगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के आसपास रहता है। तो इससे आपको सिर्फ ट्रेंड पता चलता था। तो वो कितना चेंज होगा इस वाले वैल्यू से नहीं पता चलता था। क्यों, क्यों नहीं पता चलता होगा, क्योंकि हमने वेरिएंस का फॉर्मूला में लगाया था। तो अगर याद होगा तो वेरिएंस का डेटा कितना आ रहा था, याद है, स्टैंडर्ड डेविएशंस, याद है, याद कुछ आ रहा है, हाँ 214। तो ये जो नंबर था ये बहुत ज्यादा था, इसलिए इस नंबर का कोई यूज केस नहीं बन रहा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के टाइम में हमने क्या किया था, उसका रूट अंडर निकाला था बस, है ना। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस का वैल्यू मिल रहा था। तो यहाँ पे तब इसका यूज केस बन रहा था। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, कि यहाँ पे भी जो कोवेरियंस का वैल्यू आ रहा होगा वो भी तो बहुत ज्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होगा वो भी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आ रहा होगा, जिसका कोई यूज केस नहीं होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस दूसरा चीज, एक्स का यूनिट अलग हो सकता है। एक्स हमारे पास क्या था, मान लो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस क्या होता है, ईयर के बेस पे रहता है, और सैलरी रुपीज में ही ले लेते हैं, है ना। तो ये ईयर में है और ये रुपीज में है, दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, बताओ, अगर मैंने बोला 10 रुपए, उसमें से मैंने आपको 5 रुपए दे दिए, तब आपको क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो 5 रुपए बचेंगे। मैंने बोला आपके पास 10 रुपए है, मैंने 5 मैंगो आपको दिए, अब कितना वापस करोगे। नहीं, आपके पास 10 रुपए थे, मैंने आपको 5 मैंगो दिए,
मैंने वो तो नहीं पूछा ना कि हम्म, तो मैंगो और रुपीज में कोई रिलेशन नहीं बनेगा ना जब तक आप नहीं बताते। ये- तो या तो आप क्या कर सकते हो, इस यूनिट को कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आर को और मैंगो को हटा देंगे, तो 10 और 5 मिलेगा। तो इसके बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ नंबर है ना। तो नंबर के बेस पे कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर यूनिट आता है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास कोवेरियंस में क्या था, एक्स के साथ इसका यूनिट आएगा, कि मान लो इसके साथ क्या आया, ईयर आया, और इसके साथ वाई के साथ क्या आएगा, रुपीज आएगा। अब ये दोनों पे क्या बनेगा, आर और एस का कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो भी डेटा आएगा, मान लो 5 इस तरीके से आया। तो ये वाई और आर का कोई कॉम्बिनेशन पे हमारे पास है रियल वर्ल्ड में, जैसे मीटर सेंटीमीटर का कोई मीनिंग रहता है, इसका कोई मीनिंग रहेगा। इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये भी बताओ। हाँ, अगर आपके पास 4 ए और बी है, और मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, तो कितना वैल्यू आएगा। तो मतलब मुझे इस चीज से क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, अपने मन से तो लाएंगे नहीं, है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रहेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला था ना, उससे डिवाइड करेंगे। तो उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से उसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं ना, तो हमेशा रेंज क्या आता है, -1 से +1 के बीच में चला जाता है। किसी भी नंबर्स का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे तो उसका जो रेंज होगा वो -1 से +1 में चला जाता है ना। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू का फिक्स रेंज आने लगा। दूसरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं इसका ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, कि मान लो 2.5 आया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, तो ये भी तो ईयर में ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। कोई भी चीज अगर सम करते हो, क्लास में सम करने के बाद उसका यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, डिवाइड करेंगे तो भी, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या करते थे, सिर्फ स्क्वायर का माइनस करते थे ना, तो यूनिट तो नहीं चेंज होगा ना, यूनिट तो सेम होगा। तो इसका यूनिट वाई यहाँ से आएगा, और इसका यूनिट, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशंस लेंगे, तो इसका यूनिट यहाँ से आएगा, आर एस। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस वाई और आर, इस तरीके से आर लिख सकते हैं, कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशंस का वैल्यू होगा और उसके साथ दोनों यूनिट आएंगे, तो ये यूनिट और ये यूनिट कैंसिल होगा, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बेस पे जो नंबर होगा, डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास एक नंबर आएगा, और वो जो नंबर रहेगा हमेशा उसका रेंज क्या रहेगा, -1 से +1। तो वैल्यू भी हमारा छोटा हो गया, और हमारा काम भी बन गया, सिंपली क्या हो गया, एक सेम नंबर पे आने लगा दोनों। तो अगर यूनिट लेस है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अब। तो ये चीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे स्टैंडर्ड डिवीजन से। और जैसे हमारे पास ये -1 से +1 में देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। यही हमारा क्या कहलाएगा, कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है। तो कोवेरियंस से कोरिलेशन कैसे बना, पता चला। वेरियंस से कोवेरियंस, वेरियंस से कोवेरियंस कैसे बना वो पता चला, वेरियंस कैसे बना था वो पता चला, एंड देन वेरियंस में मीन था तो वो कैसे पता चला। सारे क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है थोड़ा सा। आप निकाल क्यों रहे थे कोवेरी कोरिलेशन, इतना मेहनत किया, तो कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो बताओ क्या फल मिलेगा, मैंगो। हम्म, किस कोरिलेशन से हमें क्या मिलेगा, तो जो हमारे पास डेटा था, क्या, ईयर और सैलरी, तो उसका एक नंबर मिलेगा, और वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, बेसिकली फैक्टर होगा। फैक्टर मीन्स कि अगर y में हमारे पास, x में हमारे पास क्या है, मान लो ये x है और ये y है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस 6, 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो 4, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस तो 16 है। इस तरीके से रख लेते हैं। तो अब इसके बेस पे हमें जो नंबर मिला वो हमारा क्या होगा, कि x कितना चेंज होगा, कि मैंने x को रखा 4, तो y कितना होगा। हम्म, कैसे पता चला। हम्म,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा डेटा रखा है जहाँ से आपको क्या इजीली पता चल सके, है ना। तो 4 का क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल सकते हो, जो हमारा y है वो 2x है, बोल सकते हैं। जो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का फैक्टर। जो चीज हम लोग ये m था, तो ये हमारा m होता था। अब इसके बेस पे एक डेटा चेंज हो रहा है या सारा चेंज होगा, इस इक्वेशन के बेस पे। ये इक्वेशन में सारा सेटिफाई कर रहा है कि एक दो ही कर रहा है। तो एक और डेटा ले लेते हैं, एक और डेटा ले लेते हैं, 5 और ये 8 है। अब बताओ ये सारा चीज सारा के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स के लिए। कितना डेटा पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड करेगा ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, एक इसके लिए कर रहा है, एक इसके लिए कर रहा है, और इसके लिए नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ये डेटा है, इसको अगर परसेंटेज में निकाले तो कितना आ सकता है, कि कितना परसेंट डेटा को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे निकलता है, 3a/4 कितना आएगा, 0.2, 0. तो मतलब 75% डेटा क्या आ रहा है, कवर हो रहा है इस इक्वेशन में। तो ये बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे निकाला, क्या हो गया, तो ये हमारा 75 आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमने नॉर्मल नंबर के बेस पे निकाला। इस तरीके से आपके पास 1000 डेटा होगा, तो क्या हर एक पॉइंट्स के लिए आप इस तरीके से निकालोगे। तो ये जो 0.75 आ रहा है, यही हमारा कोरिलेशन का नंबर होता है, समझे? और जो हमारा क्या देगा, कोरिलेशन का फॉर्मूला जो हमने बनाया था उसके थ्रू मिलेगा। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स और वाई। तो या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्या करो, निकाल लो। तो दोनों यूज केस आपके पास है। तो इसमें क्या था कि ऑथेंटिकेशन है, और ये आपको एक जनरलाइज वर्जन में मिल गया है। तो ये कितने परसेंट डेटा कवर कर रहा है, 0.75%। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब इसका ट्रेंड इसमें नहीं पता चलता, कि ये प्लस में है तो इसको बेसिकली हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड बोलते हैं। तो इसका वैल्यू नेगेटिव में कभी आएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव में आती है, तो इसमें नेगेटिव ट्रेंड कभी पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन कोरिलेशंस कोवेरियंस में, सॉरी, कोरिलेशंस में क्या होगा, कि आपको -1 से +1 के बीच पे नंबर मिलता है, अगर याद होगा तो, है ना। तो आपको नेगेटिव ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा, और पॉजिटिव ट्रेंड भी मिल जाएगा। तो पॉजिटिव ट्रेंड का हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी निकाल सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसी में से आउटकम आता है ना, जो आपके पास गिवन होगा उसी में से क्या रहेगा, कि आउटकम रहेंगे। तो उसका हमेशा चांसेस क्या रहते हैं, 0 से 1 रहते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ से मिल रहा था, और वही चीज़ हम नेगेटिव के लिए कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, कोवेरियंस, सॉरी, कोरिलेशंस का यूज कर लेंगे। तो अब इसका मीनिंग समझ में आया, कि जो कोरिलेशंस का वैल्यू है, अगर 75 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, कोरिलेशन का वैल्यू 0.75 है। इसका क्या मीनिंग हो गया, कि जो ये इक्वेशन है वो 75% डेटा को क्या कर रहा है, कवर करेगा। और उसमें जो 25% डेटा होगा, वो इस लाइन पे कभी भी लाइन नहीं करेगा। वो हमने देखा ना 4 पॉइंट रख के, तो ये उस पर लाइन ही कर रहा था। तो ये जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगर ये 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर इसमें भी 4 डेटा थे, और इसके बेस पे हमारा वाई था, वो चारों चेंज हो रहा था, है ना। तो बेसिकली हो गया 100%। अगर इसी को 50-50 बोलते, इसका मतलब क्या होता, कि एक्स का 50 डेटा चेंज करते हैं तो वाई का अप्रोक्स 50% ही डेटा चेंज होगा, 100% कभी नहीं चेंज होगा। तो वो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं। ये एक नॉर्मल इक्वेशन के बेस पे बता दिया, और यहाँ पे वो रिलेशंस के डेटा के बेस पे बता सकते हैं। तो यही चीज आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कोरिलेशन। ये रहा विकिपीडिया, और ये रहा उसका इमेज। इस इमेज को थोड़ा सा ओपन कर। तो हमने जो बताया
उसके बेस पे थोड़ा सा बताओ। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है। 1 का क्या मीनिंग था कि पॉजिटिव कोरिलेटेड होगा और जितना भी डेटा होगा वो पूरे उसी लाइन पे लाई करेगा। मान लो ये लाइन का इक्वेशन y = 2x है। इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। तो इसका बेसिकली हमने एक इक्वेशन जो भी बनाया था वही क्या है कि 100% डेटा क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब 4 डेटा थे तो चारों क्या करेगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होंगे। चूंकि हमारा वैल्यू कितना आ रहा था, 0.75 आ रहा था, तो बोल सकते हैं 8 के आसपास रख सकते हैं। तो उसमें से जो एक लाइन हमने क्रिएट किया होगा उसका वैल्यू जो भी होगा y = 2x, उसमें हमारा कितना डेटा लाई करेगा इस लाइन पे, कि 80% डेटा लाई करेगा बस। और जो 20% डेटा क्या है वो इधर उधर है, दिख रहा है। इसी तरीके से 4 हो गया तो कि 40% आपका इसी के अंदर लाई करेगा इस लाइन पे, मतलब जो भी ये लाइन है। और बाकी 60% डेटा क्या होगा, इधर उधर होगा, जो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 का मतलब क्या हो गया कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसमें कोई भी डेटा लाई नहीं कर सकता है। तो हमारे पास ये केस और ये केस आइडियल रहता है। मतलब पॉइंट में 0.99 हो सकता है, ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसमें एक भी पॉइंट ना आए, है ना। तो ये क्या बोल सकते हो कि रहता भी है कभी कभी, बट ये क्या है, रियल वर्ल्ड में आपको नहीं दिखेगा। ज्यादातर दिखेगा तो कब दिखेगा, जब सेम कॉलम पे दिखेंगे। मतलब बताओ एक्स के बेस पे एक्स कितना चेंज होगा। मेरे पास एक ही कॉलम है और वो कॉलम एक्स के बेस पे कितना चेंज हो सकता है। 2 के रिस्पेक्ट में 2 कितने बार चेंज हो सकता है। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। अगर मैं इसको 3 करता हूँ, जैसे मैंने बताया ना ये रिलेशन बन रहा है x = x का। तो x का वैल्यू मैंने 3 रखा तो यहाँ पे कितना होगा 3। x का वैल्यू मैंने 4 रखा तो यहाँ पे भी क्या होगा 4। मतलब इसका मीनिंग क्या समझ में आया, कि सिंपली है ना, ये रिलेशन जब बनेगा तब वहां पे क्या होगा, 100% डेटा कवर होगा। सेम सेम कॉलम से उसका रिलेशन हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है ना। क्योंकि सेम डेटा होगा इसमें भी और इसमें भी होगा तो क्या होगा, वो 100% चेंज होगा, है ना। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम कॉलम से इक्वल होगा, मतलब हमेशा 1 हो सकता है। देन ये नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव का मैंने मतलब बताया था क्या होगा, ये पॉजिटिव में मतलब अप साइड जा रहा है, देख रहा है। ये नेगेटिव का मतलब डाउन साइड है। और 0.4 है मतलब, नेगेटिव तो है पता है, बट 0.4 का क्या मीनिंग है इसमें। हाँ, कि जो हमने लाइन ये ड्रॉ किया है y = 2x, इसमें 40% ही डेटा क्या होगा, चेंज होगा। बाकी 60% डेटा चेंज नहीं होगा। इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y का। इसी तरीके से अगर 80% बोल रहे हो तो मतलब 20% डेटा इधर उधर होगा जो इस लाइन पे नहीं होगा। 100% मतलब सारा डेटा इसी लाइन पे होगा। और ये नेगेटिव है मतलब ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। हाँ, इसी लाइन पे होगा जो लाइन आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो y = 2x का, जो हमने अभी बना के देखा था। तो एक बना के लिखा था सिनेरियो के बेस पे। हाँ, एक्स और वाई सैलरी और क्या बोलते हैं, सैलरी और एक्सपीरियंस के बेस पे वही वाला है। वही चीज हमने यहाँ पे भी दिखाया था। तो ये हो गया लाइन के बेस पे। लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा क्या हमेशा लाइन के बेस पे ही होगा। कभी इस तरीके से भी हो सकता है, कभी इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। आपके पास कॉन्सेप्ट था स्कैटर प्लॉट का, याद है। स्कैटर प्लॉट में जब भी ड्रॉ करते थे तो किस तरीके से दिखता था, यही वाला दिखता है। तो यही है ना, डॉट 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 वाला। और उसमें अगर एक ही जगह पे है तो आपको एक ही जगह पे दिखेगा। तो उससे आप क्या करते हो, इजीली बता सकते हो। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो हमारे पास क्या होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, वो किसके लिए यूज होता है, रिलेशनशिप देखने के लिए, कि दो डेटा के बीच में कैसा रिलेशन है वो देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का डेटा है तो ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, या फिर क्या है, तो इसमें कोई भी चीज नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि डाउन है कि अप है। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन लीनियर। कि हमारे पास कुछ डेटा होगा लीनियर के बेस पे, तो ये सिनेरियो बनेगा, उसके बेस पे आंसर कर सकते हैं। और इसके बेस पे क्या क्या बनेगा, नॉन लीनियर, कि वो डेटा लीनियरली है ही नहीं। तो उसके लिए फिर अलग से एल्गोरिदम होते हैं। आगे जाके पढ़ोगे डिसीजन ट्री, एसवीएम, बूस्टिंग,
ये सारा क्या होता है, अलग मेथड होता है किसके लिए, इस टाइप के डेटा के लिए, नॉन लीनियर के लिए। लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन में जितने भी टॉपिक्स हमने देखा वही होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारा क्या है, लीनियर रिग्रेशन के बेस पे, लाइन के बेस पे। तो हमारे पास दो कंडीशन हमेशा रहेंगे कि रियल वर्ल्ड में डेटा आपको ज्यादातर या तो लीनियर मिलेंगे या फिर नॉन लीनियर मिलेंगे। लीनियर मिलेगा तो लीनियर इक्वेशंस या फिर उससे रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम होगा वो यूज कर सकते हो। और नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन लीनियर से। तो क्या जो नॉन लीनियर है उस वाले इक्वेशन से लीनियर वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, नॉन लीनियर है, तो इस लाइन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर भी लाइन बोल सकते हैं ना, कि अगर ये इसके लिए परफेक्ट हो सकता है तो इसके लिए भी हो सकता है। तो जितने भी नॉन लीनियर वाले इक्वेशंस है वो लीनियर वाले में भी अच्छे से काम करता है। लेकिन क्या होगा, परफेक्शन उसमें कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसके लिए अलग से चीजें है ना, परफेक्ट बनाया हुआ है। तो परफेक्ट बनाया हुआ है तो वो यूज करते हैं। लेकिन आपको लगता है कॉम्प्लेक्स ज्यादा डेटा है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीनियर ही ज्यादातर यूज करते हैं। बट बट क्या, ये हम अगर ये 0.8 है, 1 है, 0.4 है, ठीक है, तो मतलब माइनस में प्लस है। तो इसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोरिलेशन। अगर आपने कभी देखा होगा एक्सेल पे, एक्सेल यूज किया था सही, मतलब उसमें स्टेट्स का पार्ट नहीं दिखे थे ना, तो उसमें भी जितने भी हमारे पास बेसिक्स डेटा साइंस के होते हैं ना, वो सारा चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास कोई भी डेटा इस तरीके से, तो जितने चीजें बताया मैंने, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो इसमें पी और एस के बेस पे दिख रहा है। पी और एस क्या था, पॉपुलेशन और सैंपल, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बेस पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, और ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल के बता देगा। इसी तरीके से का कोवेरियंस निकालना चाहते हैं या फिर वेरियंस, आपके पास वेरियंस लिखो, तो वेरियंस सैंपल का एंड देन इसका यूज कर लो। आ गया, कि जो भी होगा इसका कोवेरियंस देखना चाहो, वो वेर करके होगा ये है। तो कोवेरियंस, और ये हमारे पास एक डेटा ये हो गया, और इसी के बेस पे इसी का डेटा देखना चाह रहे हैं। नहीं जा रहा है क्या, क्योंकि कोवेरियंस में क्या होता है, बताया था कि दो अलग अलग कॉलम के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो ये हमारा एक्स हो गया और एक जाएगा वाई, ये H5, ये हमारा H4 से H9 तक, एंड हिट एंटर सब, H9, ये आ गया। तो ये हमारा कोवेरियंस हो गया। अब इसमें से क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है। तो क्या निकालते हो, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो वो, या तो फिर हमारे पास डायरेक्ट क्या है, रिलेशन का फॉर्मूला है, को रिलेशंस, ये है, इसका आप यूज करते हो। ये डेटा हो गया, कॉमा ये, तो ये माइनस में आ रहा मतलब ये डाउन ट्रेंड जा रहा है ना। कि आपका ये इंक्रीज कैसे पता चलेगा, आप इसको सॉर्ट करके भी देख सकते हो। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं बताओ जल्दी से। अच्छा फिल्टर लगाया क्या, ये नहीं चाहिए था मुझे, सॉर्टिंग करना था ना। तो ये दिख रहा है कि वैल्यू कम था, अगर एक्स में हमारा वैल्यू कम है तो वाई में क्या है, ज्यादा है ना। और वाई में हमारा ज्यादा है, सॉरी एक्स में ज्यादा है तो वाई में क्या है, कम है, तो नेगेटिव जा रहा है। मतलब एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, देखोगे एक्स बढ़ता जा रहा है तो वाई हमारा क्या है, घटता जा रहा है। तो अगर एक्स हमारा बढ़ रहा है और वाई घट रहा है तो ये हमारा क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, कि आपका एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या होगा, घटेगा। तो स्टार्टिंग में मान लो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड है मतलब वो नेगेटिव है। और कितने पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि ये 2.0 है, इसका मतलब 20%। ये नेगेटिव है लेकिन क्या 20% है, मतलब 20% डेटा ही क्या करेगा, इस पे लाई करेगा, कि 20% डेटा ही क्या करेगा, चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
डायरेक्टली, और ये चीज पाइथन में भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टेट्स के फंक्शंस है वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है, अगर याद होगा तो। ये दिख रहा है? कैसे नहीं? तो स्टेट्स के जितने भी फंक्शंस होंगे वो A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिख रहा है? बिना पढ़े थोड़ी ना हो। अगर यूज कर भी लेंगे तो क्या फायदा। तो वो स्टेट्स के बेस पे होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस इतना तो पता ही रहता है ना? समझे? तो ये पता चला। तो कोवेरियंस का यूज केस दिख रहा होगा, रिलेशन का, कोरिलेशंस का यूज केस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिलेशन देखा, क्यों देखा? ताकि इसके बेस पे पता चल सके कि ये डेटा अगर हम लोग का चेंज होता है तो ये चेंज होगा या नहीं होगा। अगर मान लो इसके सब जगह पे क्या है, जीरो है, इसके सभी जगह पे क्या कर रहा हूँ मैं, जीरो कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? कहीं पे एक पे 0.1 वैल्यू रहते हैं, नहीं तो डिविजन बाई जीरो। तो अब देखोगे ये क्या है, 0.001 हो गया, मतलब बहुत कम। कि एक ही डेटा है जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्योंकि ये क्या बता रहा है, 10% के बेस पे देखोगे तो 0.01। और ये क्या पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो से ये क्या हुआ, 1 हुआ है ना। हम्म। हाँ तो 1% मतलब 10 ही हुआ ना। या तो फिर 10 नहीं, सॉरी, इसमें परसेंटेज के बेस पे नहीं होगा ना, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे हम लोग वो निकाल लेते हैं। ये क्या है, कोरिलेशंस का है। कोरिलेशंस में क्या है कि 0.01 है, मतलब ना के बराबर भी बोल सकते हो। कि हमारे पास बहुत ऐसे कम पॉइंट है जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। इसी को पूरी तरीके से पॉजिटिव बनाना है तो कैसे लिख सकते हैं? इसको पॉजिटिव ट्रेंड करना है तो कैसे लिखेंगे? इसमें तीन वैल्यू को क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसको यहाँ पे, यहाँ पे क्या है बस, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, 2, 3, 5, 30। तो मैंने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है कि जैसे जैसे आपका ये वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी क्या होगा, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अप्रोक्स 0.5, मतलब 50% डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कि अगर ये चेंज डेटा क्या बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला डेटा क्या है, ना के बराबर, कि अगर पहला जितना है उतना ही ये भी है, मतलब ये क्या है, डाउन नॉर्मल है। ये क्या है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये क्या, उससे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये क्या, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो भी थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ये क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। उसके बेस पे क्या होगा डेटा। अगर इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रखते हैं, 16, तो चेंज होगा। इसके बेस पे क्या होगा, आपके पास डेटा चेंज होने लगेगा। और ये क्या डाउन, तो इसको मैं क्या देता हूँ, 28। तो ये क्या होगा, वैल्यू बन रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको ये वैल्यू मिलता है। और इस वैल्यू से क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि हमें ये डेटा इसके बेस पे रखना है या नहीं रखना है। कि ये कॉलम क्या है, अगर 60% से ज्यादा है, 0.6 से ज्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस वाले को चेंजेस पे। अगर क्या है, 0.5 से कम है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो सबको रखना भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। तो वहां पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग जब हमारा अच्छा होगा तभी क्या होगा, एक अच्छा मॉडल बनेगा, है ना। तो अगर ट्रेनिंग में ही क्या है, हमारे पास बेकार डेटा है, तो क्या होगा, मॉडल भी बेकार बनेगा। तो हमें सिर्फ वही डेटा रखना है जो क्या है, सही डेटा होगा। तो जो पहले का जो चैट जीपीटी था आपका, बहुत सारा क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ। पहले क्या था कि जितने भी हमारे पास कंटेंट के क्या रहते थे, पहले हार्म कंटेंट रहते थे, उसको अब हटा दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी हार्म कंटेंट के डेटा थे उसको क्या किया हमने, धीरे धीरे रिमूव कर स्टार्ट कर दिया। या तो फिर वो डेटा हटाना शुरू कर दिया, फिर वो डेटा को आप ले ही नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डेटा को के बेस पे ही ट्रेन कर रहे हैं। तो उसके बेस पे जैसे जैसे आपके पास डेटा की क्वालिटी आती है उसके बेस पे क्या होगा, मॉडल भी सही बनते जाता है। तो ये चीज होता है डेटा की क्वालिटी चेक करने की। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बट क्या है, उनमें से एक कोरिलेशन भी है। ठीक है, तो ये कोरिलेशंस का समझ में आया। तो यहाँ तक आपका। देन डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पता है। देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये बेसिक्स वाला बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या मतलब होता है,
कि कौन सा डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कि आप क्या कर रहे हो, 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो तीनों में से किसका हाईएस्ट सेल हुआ, कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कैसे पता चलता है? नॉर्मलाइजेशन से। मान लो आपके पास 3 प्रोडक्ट है, ए बी और सी। अब कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है? हैं? कौन सा फॉर्मूला? तो सिंपली आप काउंट करोगे ना, कि जिसका काउंट सबसे ज्यादा का वही हमारा क्या है, हाईएस्ट सेल है। तो हर एक का आप काउंट कर रहे हैं ना, कि मान लो ए का कुछ आएगा, बी का कुछ रहेगा, और सी का भी कुछ रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका सेल है? बी का है। कैसे पता चला? इसका काउंट से। तो जो हम लोग ये काउंट कर रहे हैं, बेसिकली इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। कि ए कितने टाइम्स रिपीट हुआ, वो वैल्यू कितना है, बी कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो, और सी कितने टाइम रिपीट हुआ है वो। तो यही चीज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, कि हमारे पूरे सेल्स का डेटा क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए में कुछ है, बी में कुछ है, और सी में कुछ है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग काउंट को ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ कहलाता था, बचपन में बनाते थे? कॉलम ग्राफ बोलते हो, बट क्या है कि बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम। कॉलम ग्राफ में क्या होता था, कॉलम में क्या होता था, कॉलम में तो उसमें 2 चीज आते थे, अगर याद होगा तो, एक्स और वाई। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, एक ही कॉलम से काम चल जा रहा है, उसका सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, काउंट ही तो कर रहे हैं। तो काउंट के लिए नॉर्मली क्या होगा, इसी पे क्या काउंट लग जाएगा। तो सिंगल कॉलम पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। और ये बचपन पे बनाते होगे बहुत सारा, 8 9, डेटा हैंडलिंग 5 6 7 में पढ़ते आ रहे हो नहीं? डेटा हैंडलिंग इस तरीके से पाई चार्ट बनाते थे, डायनासोर बनाता था। कि हमारे पास क्लास ए में इतने स्टूडेंट है, बी में इतने हैं, और सी में इतने हैं। तो बताओ किस सेक्शन में सबसे ज्यादा है। तो इसका एक ग्राफ बनाते थे कि ए में क्या है, 5 स्टूडेंट है, बी सेक्शन में क्या है, 10 स्टूडेंट है, तो ये बी सेक्शन हो गया। और सी में क्या है, 2 स्टूडेंट है। अब इसमें से बताना है कि किस में ज्यादा है। तो बी में ज्यादा है, सबसे कम किस में है, तो सी में है। इस तरीके से बनाते थे, 4 5 क्वेश्चन रहता था। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अभी हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, सिंगल ग्राफ के लिए देख रहे थे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि स्टैट्स है तो स्टैट्स का ही देखेंगे। नमपाई पे बना, लेकिन इसमें 2D पे। कि 2D में जितना भी काम करते थे, 2D मतलब टेबुलर डेटा, जैसे एक्सेल सीट था, देन रोज एंड कॉलम था, और एसक्यूएल का डेटा था। सारे क्या थे, टेबल फॉर्मेट में थे। तो टेबल फॉर्मेट में जितना भी चीजें थे, आप डायरेक्टली पांडास में उसका फंक्शंस बना हुआ है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 2D से जितनी भी चीजें होंगी रिलेटेड फंक्शंस, वो सारा चीज आपके पास बना हुआ है। नमपाई जो हमारे पास था, सेम काम कर सकते हैं, इसमें सारे मैथमेटिकल चीजें यूज कर सकते हो, है ना? लेकिन रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आप किस में काम करते हो एज एनालिस्ट, किस टाइप के डेटा में काम करते हो? टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट में एज एनालिस्ट जब भी जाओगे, तो आप टेबल फॉर्मेट में ज्यादातर काम करते हो। तो टेबल फॉर्मेट का जितना भी फॉर्मूला है, अगर मैं आपको एक जगह पे लाके दे दूं, तो वो बेनिफिट रहेगा, जहाँ पे सारा फॉर्मूला है वो, कि यहाँ पे पूरा मैथ्स है, और यहाँ पे सिर्फ मैथ्स है, सिर्फ 2D के रिलेटेड पे। अगर आप सिर्फ 2D पे काम करना चाहते हो, तो आपके लिए बेनिफिट कौन सा होगा? तो यही चीज पांडास बोलता है, कि आप टेबल फॉर्मेट से जितना भी काम करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो पांडास के अंदर आपके पास है। और उसमें क्या है, सारी चीजें स्पेसिफिकली डिफाइन है। नमपाई में आपको स्क्रैच से क्रिएट करना पड़ेगा। कि मान लो आप क्या करो, ग्रुप बाय यूज करना चाहते हो, तो नमपाई में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप अपना खुद का एक ग्रुप बाय फंक्शन बना सकते हो।
लेकिन पांडास क्या बोलता है कि आप बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बना के दे दिया, तो आप ग्रुप बाय लिखो और यूज करो। तो आप इसमें जिस तरीके से कोई भी टूल यूज कर रहे थे, डायरेक्टली पांडास में हमारे क्या है, उसी की लाइब्रेरीज पे बेस पे कि जो जो एक्सेल पे एसक्यूएल पे कर रहे थे ना, वो काम आप क्या कर सकते हैं, पांडास में वो सारा फंक्शंस डिफाइन कर दिया है। हम्म। तो बिग डेटा में आपने पाइस पार्क का यूज किया होगा, तो उसमें देखा होगा डेटा फ्रेम लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यही था वो। तो सेम तरीके से जाएगा, वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, डेटा लोड करने का तरीका अलग रहेगा। उसमें सेशन आपको यूज करना पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम है तो अलग अलग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वो चीज वहां पे करना पड़ता है। यहाँ पे क्या, सिंगल सिस्टम पे भी काम चल जाता है, क्योंकि इसका डेटा उतना बड़ा नहीं होता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस बता रहे थे, वो एक बार सिर्फ देख लो। बाइनोमियल का मतलब क्या होता था, हेड टेल करते थे, याद है? तो हेड टेल में क्या होता था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और टेल आने की। तो जब हमारे पास कोई भी, आप क्या करते हो, आउटकम लेते हो या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसका आउटकम क्या होगा, दो ही हो सकता है। मतलब यस नो, हेड टेल, और क्या कर सकते हो, ट्रू फॉल्स। तो ये कंडीशन के बेस पे क्या होगा, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो दोनों का सेम आएगा। दिख रहा है 50-50, मतलब टेल का भी 50% और हेड का भी 50। तो जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही एक्सपेरिमेंट को आप क्या करते हो, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो। यूनिफॉर्म में क्या होगा, बर्नौली साहब, यूनिफॉर्म में भी, यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे डाइस, इसमें दो ही था ना, इसमें क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डाइस का, डाइस में कितना रहता है, 1 to 6 रहता है, तो 1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, कितना आएगा, 0.1। उसके बाद बताओ, तो 1.6 कितना आएगा, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, है ना, उसकी भी सेम। और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि 3 क्या है, 1 टाइम ही रिपीट होता है, और टोटल कितना है, 6 है, तो 1/6 होगा। 4 आने का, क्योंकि 4 भी हमारे डाइस में कितना होता है, 1 टाइम होता है, तो ये 1 हो गया। और टोटल कितने हैं, 6 है। तो इस तरीके से लिखते हैं, डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है कि जो भी हमारे पास डिजायर होगा, डिजायर आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये रहता है प्रोबेबिलिटी का। तो डिजायर हमारा कितना है, सिर्फ 4 है, तो 4 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1 है, तो 1/6 होगा। अगर मुझे, मैं बोलता हूँ 4 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6, तो कितना आएगा, 0.3, मतलब 30% चांस है कि ये आ सकता है ना। 4, 3 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, मतलब 50% चांस है कि इन तीनों में से कोई भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, चांसेस निकाल रहे हो। लेकिन आप एक चीज देखोगे, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/6, है ना। अगर इंडिविजुअल का देखें तो 1/6 ही आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, चंचल, आपको समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि आप जो भी डिजायर आउटकम है, मैंने पूछा 6 आने का कितना होगा, तो 6 कितने टाइम आ सकता है एक डाइस पे, एक ही बार आएगा, तो एक लिखेंगे। और टोटल कितने उसके अंदर है नंबर्स, कि उनमें से कोई भी आ सकता है ना, तो 1/6, तो इसकी ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 0.1, मतलब 10% चांस है, या फिर 15% चांस है, ये क्या होगा, आ सकता है ना। बाकी चीज क्या कर सकते हैं, चीटिंग से तो अलग ही, चीटिंग करते हैं ना, तो वो चीज अलग हो गई। तो इसमें कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे सबका क्या 1/6 है, तो सारा क्या है, यूनिफॉर्म हो गया, मतलब एक ही होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये समझ में आया, इसमें मल्टीपल क्या होंगे, आउटकम होंगे,
इसमें क्या होंगे, दो ही आउटकम होंगे। देन हमारे पास क्या होता है, बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बायनोमियल में क्या आता है, तो आप देखो ना, बर्नौली से ही बायनोमियल बना है, दिख रहा है एरो का, है ना। तो मतलब उसमें भी क्या होगा, जो भी चीजें होंगी दो ही आउटकम रहेगा, है ना। दो ही आउटकम रहेगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एन नंबर होगा। कि पहली बार आप क्या कर रहे थे, एक ही टाइम्स क्या कर रहे थे, हेड एंड टेल कर रहे थे। अब आपने क्या बोला कि मैं 10 टाइम्स हेड एंड टेल करूंगा। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में क्या, तो पहले वाले के हेड आया, तो इस तरीके से क्या होगी कि हेड और टेल की दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। किसी का क्या होगा, 80% हो सकता है कि टेल आ जाए, 20% हेड आ जाए, या तो 70% टेल आ जाए, 80%। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। अगर पहली बार आपने क्या किया, टॉस किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाएगी, दूसरी बार किया, तीसरी बार, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ जाएगा। इसमें एक ही एक्सपेरिमेंट था, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एक था, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होगा, एन होंगे, जितना आप करना चाहो, जितने बार टॉस कर लो। उसके बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या होता है, बायनोमियल होता है। ठीक है। देन बायनोमियल में होता है फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है, इस पे टाइम के बेस पे होता है, कि हमने क्या किया, बाइनरी के बेस पे लिया, देन एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। अब उसी में क्या होगा, एक टाइम, टाइम बाउंड कर दिया, कि जो हेड और टेल करेंगे सुबह के टाइम पे करेंगे, उस समय दिमाग ज्यादा खुलता है। नहीं, तो 7 से 8 बजे के बीच में जो हेड टेल किया, तो उसमें क्या है, हेड आने के चांसेस ज्यादा है, मैंने देखा है इस तरीके से। शाम को करते हैं तो क्या है, टेल आने का ज्यादा चांस है। उसके बेस पे क्या होगा, टाइम भी हमारा एक फैक्टर हो गया। अरे नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं। जैसे अगर मेट्रो का देख लो, मेट्रो में क्या रहता है, मॉर्निंग के टाइम में जब ऑफिस टाइम में रहता है क्या होता है, ज्यादा रहता है, एंड फिर नॉर्मल रहता है, फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, फिर ज्यादा रहता है। तो वो हमारा क्या होता है, टाइम फैक्टर उसमें है। तो टाइम फैक्टर जब इंक्लूड हो जाता है, हमने क्या किया उसमें, कि भीड़ होगी या नहीं होगी, उसके बेस पे काम कर रहे हैं। अगर क्या है कि जिस टाइम में क्या है, एक टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, तो जहाँ पे आपका टाइम इंटरवल होगा ज्यादा, तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो हमारा क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म पे, कि आप क्या कर रहे हो, पार्किंग, कि किस टाइम में ज्यादा पार्किंग होता है, उस समय क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा लोग को रख सकते हैं, ताकि क्या हो, पार्किंग को मेंटेन कर सके। तो वो कैसे पता चलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशंस, कि 12 से 2 के बीच में कितना है, 2 से 4 के बीच में कितना है। दूसरा, कॉल सेंटर्स, कि किस टाइम में सबसे ज्यादा कस्टमर्स के नंबर आते हैं, कॉल आते हैं, तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, उस समय ज्यादा अपना क्लाइंट, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दो शिफ्ट चलता है ना, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। तो दोनों में क्या होगा, एक टाइम कॉमन रखेंगे जहाँ पे क्या होगा, ज्यादा कस्टमर आ रहे होंगे, ताकि नाइट वाला भी उस समय 1 या 2 घंटे काम कर ले, और जो मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहा है वो भी 1-2 घंटे उसी में आ जाए। तो हमारे पास क्या होगा, कि एक्स्ट्रा हायर नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉय, उसी एम्प्लॉय से क्या होगा, काम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग शिफ्ट रखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे होता है। बाकी इस तरीके से ज्योमेट्रिक का होता है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के बेस पे होता है। ये आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के बेस पे, कि आप जैसे जैसे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो जैसे आप हेड और टेल कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में जो भी आउटकम रहेगा, आपके आने के चांसेस ज्यादा होंगे सक्सेस के, या कम होंगे, हम्म, ज्यादा या कम। मान लो हमारे पास क्या है, डाइस के बेस पे ही बोलते हैं, क्योंकि हेड और टेल है तो दो ही है, तो आपको नहीं पता चला, डाइस के बेस पे फर्स्ट टाइम में सक्सेस होने का चांस कितना रहेगा, कम चांस रहेगा, मतलब 1/6 ही रहेगा ना। तो सक्सेस का कम होगा, फेल्यूर का ज्यादा होगा, तो फेल्यूर का चांस ज्यादा होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर क्या होगा, हमारे पास वो कार्ड आ गया, या फिर डाइस, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये खेलो कभी, क्या बोलते हैं, ताश, क्या बोलते हैं उसको, ताश के पत्ते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेक, डेक बोलते हैं ना। तो जो डेक है, अब बताओ, डेक में आपको क्या करना है, एक हार्ट लाना है। क्या करना है आपको, हार्ट लाना है। तो हार्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12, 2/52। एक डेक में कितने हार्ट होते हैं, एक हार्ट में कितने होते हैं, सॉरी एक डेक में कितने हार्ट होते हैं,
12 होते हैं ना, तो 12 ÷ 52 करेंगे ना, ये होगा ना। अगर मैं किंग पूछता तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, 4/52, समझे? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हार्ट निकालना है। तो हार्ट का फर्स्ट टाइम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके फेल्यूर के कितने चांस होंगे? हार्ट नहीं आने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो मैंने एक कार्ड निकाला, वो हार्ट नहीं आया, मान लो। फिर हमारे पास क्या होगा, 51 कार्ड बचेंगे, है ना। फिर 51 में फिर से एक दोबारा कार्ड निकालेंगे, उसमें क्या होगा, पिछले वाले से थोड़ा सा कम क्या होगा, चांसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, चांसेस इंक्रीज होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? तो जब तक आपका हार्ट मिल नहीं जाता है। तो जैसे आपका हार्ट मिलता है वहां पे क्या करता है, आप एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देते हो। तो जब इस तरीके से वो एक क्या बनाता है, ग्राफ बनाता है, तो वही हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्राफ होता है। ये समझ में आया? इसमें फेल्यूर के रेट पे रहता है कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रहा तब तक क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो। जैसे आपको सक्सेस मिलता है वहां पे क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, फेल्यूर के चांस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए क्या उसका बार हमेशा बड़ा दिखेगा। जैसे जैसे आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जितने भी फेल होने वाले चांसेस थे वो हटते गए। तो उसमें क्या होगा कि आपका सक्सेस होने का चांस इंक्रीज होता जाएगा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। यही चीज आपका एक्सपोनेंशियल में दिखेगा। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है, कि यही चीज आपके ई के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 2.7 के फॉर्म में आ जाएगा। ये नॉर्मली कोई भी नंबर हो सकता है इसमें, और इसमें जो नंबर होगा ई की वैल्यू क्या होगी, 2.7 ही होगा। जो भी ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, इसका जो रेट रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 2.7 रहेगा। तो इसका एक कांस्टेंट है। ऐसा क्यों रखते हैं 2.7? क्योंकि यूनिवर्सल में जितनी भी डेटा है ना, एक्सपोनेंशियल के बेस पे इतना ही का फैक्टर बनाता है, तो 2.7 का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेल बाउ है तो अलग चीज है। देन गामा अलग है, बीटा अलग होगा, काय स्क्वायर अलग होगा। काय स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं फिर इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पे हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे थे। किसका क्या होता है, मीन मीडियन मोड सेम होता है। और जितना भी फॉर्मूला पढ़ते हो ना स्टेट्स में, सब इसी का रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे पता चलेगा? तो आप सर्च करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी फॉर्मूला हमने बनाया अभी तक, वो किसका फॉर्मूला था, सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप देखोगे ना यहाँ पे दिख रहा है कि उसका मीन मीडियन मोड तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। स्टैंडर्ड वेरिएंस उसका क्या होगा, इस तरीके से होगा। देन उसके पास हमारा स्क्वेनेस क्या होता है, 0 होता था। और क्या बताया था, और कुछ बताया था कि नहीं, यही था तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास क्या वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसी का रूट होता है। और यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, बर्नौली का ले लेते हैं, म्यू। वो बस इंडिकेट करने के लिए, मैथमेटिकल में हम चीजें ना शॉर्ट में लिखते हैं, सिंबल के फॉर्मेट में। वो छोड़ो ना, अगर किसी को दिल बताना हो तो क्या करते हो, किसी को दिल देना तो क्या भेजते हो, सिंबल में। हाँ तो फिर सब चीज का एक सिंबल बना हुआ है ना, तो मैथ्स में वही। अगर कोई कोचिंग आ रहा होगा, आप मैसेज करते हो कि कोचिंग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, वो सिर्फ ऐसे करता होगा तो आप क्या समझते हो? तो मैथ्स में भी यही होता है, शॉर्ट फॉर्म। ये दिख रहा है बाइनोमियल, ये दिख रहा है, इसका भी क्या होगा, मीन मीडियन मोड। ये दिख रहा है, इसका मीन मीडियन मोड। मीन क्या आता है, कि नॉर्मली जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो रहेगी। मोड के मीडियन क्या होगा, तो उसके बेस पे अलग होगा। मोड क्या होगा, उसका अलग होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, प्रोबेबिलिटी के बेस पे देख रहे थे।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना अब, कि या तो आप यहाँ पे देखोगे ना 3 कलर है, कि अगर हेड आने का चांस क्या है 20% है, तो टेल आने का क्या होगा ऑटोमेटिकली 80%। अगर उसका टेल आने का चांस कितना है 80% है, तो हेड क्या आएगा 20%। टेल आने का 50% है, तो हेड आने का अगर मेरे पास क्या है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसका वैल्यू, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ हेड आने का, तो हेड आने का चांस मान लो कितना होगा 80% है, तो वही हमारा क्या होगा मीन होगा, मतलब एवरेज होगा, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वही आया, तो उसके चांसेस कितने 80% है। तो एक ही नंबर तो इसमें मिलता है ना, क्योंकि ये क्या है बर्नौली है, बर्नौली में क्या होता है एक ही एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो आप आउटकम चाह रहे थे वही नंबर आएगा। अगर वही नंबर आ रहा है तो वही उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी बोल रहे हैं। अगर हेड आने का चांसेस 50% है, तो 5 हमारा क्या हो गया एवरेज हो गया, क्योंकि एक ही नंबर आएगा तो एक नंबर का एवरेज क्या होता है वही नंबर होगा। अगर नहीं आने का भी रहेगा तो क्या होगा, जो नंबर आएगा वही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे पी लिखा हुआ है। किसका क्या होगा, मीन मीडियन मोड सेम होगा, सॉरी इसका मीन सेम होगा। मीडियन में अलग अलग क्यों है, हम्म, कि आप हेड चाह रहे थे, आपका हेड आ गया, तो उसकी वैल्यू 0 या तो फिर 1 हो सकती है। अगर नहीं आया तो 0, अगर आ गया तो 1, अगर बीच में सिक्का कहीं फंस गया तो 50%। तो अगर कोई दूसरा चीज है कि हम लोग कॉइन के बेस पे ना लगे, कोई और भी चीज ले सकते हैं, कोचिंग आने का चांसेस कि 80% है कि आप कोचिंग आओगे, तो हम इसको कितना मान सकते हैं। अगर एक पूरा नंबर लेना हो तो मतलब आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो यही चीज डिसाइड होगा ना, आ रहे हो मतलब 1, नहीं आ रहे हो मतलब 0, ये बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आपका क्या है 80% है, तो हम क्या बोलेंगे 1 या 0, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी क्या है 50% से ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा 1 होगा, दिख रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है 50% से कम है, 0, मतलब वो नहीं आएगा एक नंबर पे। अगर उसका क्या है कि 50-50 है, इसका मतलब क्या है या तो 0 भी हो सकता है या तो फिर 1 भी हो सकता है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो ये चीज हमारा क्या है कि मीडियन के बेस पे यही चीज मोड का होगा। वेरिएंस का भी क्या होगा, इसी के बेस पे कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला बना है। वो भी एवरेज ही बताता था, लेकिन वो क्या होता था जो वो बताता था मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू इसमें कोई केस नहीं बनेगा, इसमें या तो हाँ बनेगा या तो ना बनेगा। तो इसीलिए इसने क्या किया है अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अगर आपके पास क्या है 1 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, तो या तो आप हाँ बोल दो या तो फिर ना बोल दो। क्यों, क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है दो ही केस होता है ना, या तो 0 होगा या तो हाँ होगा। देन 50-50 का भी रहता है तो वो अलग कंसीडर होगा। तो या तो अगर आपका 50% से कम है तो क्या होगा 0% चांस है। अगर आपका 1 है इसका मतलब क्या है, सॉरी 50% से ज्यादा है तो उसको क्या बोल रहे हैं कि आप आ सकते हो। हाँ, वही चीज क्यों चेंज होगा कि आपका ग्राफ चेंज हो रहा है ना, ग्राफ चेंज होगा तो मीन मीडियन भी मोड भी क्या होगा शिफ्ट होगा। तो इसमें जितना भी ग्राफ देखा आपने ना, अगर आप देखोगे सबका क्या गया मीन मीडियन मोड अलग होगा। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से निकाल रहे हैं। मोड भी सेम होगा जिस तरीके से मीडियन निकला है। अगर आप देखोगे मीडियन का ये तो इसका हो गया, ये दिख रहा है मीडियन का और मोड का दोनों का सेम है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो भी देखते हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेस पे होता है। जैसे आप कोई भी चीज निकालो, और कोई चीज है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन देख ले, मान लो आप बाइनोमियल, बाइनोमियल ही देख लेते हैं, बर्नौली देखा था ना वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मीडिया, तो चाहिए, तो ये दिख रहा है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका ग्रीन पॉइंट है, ये आपका क्या ब्लू डॉटेड है। इस तरीके से 3 हमारे पास है।
इसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, इमेज नहीं हो रहा है क्या बड़ा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आ गया है। मैंने बताया था, तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी रहेगी, प्लस वो एक्सपेरिमेंट कितने टाइम से आप कर रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे मैं ये रेड वाले के बेस पे ही काम कर लेता हूँ, या फिर ये ब्लू वाले के बेस पे काम करते हैं। कितना एक्सपेरिमेंट है, 20 है। पहला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं हेड और टेल का। मैंने फर्स्ट टाइम में उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ मैंने बोला था हेड आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम आई। फिर दूसरी बार भी उछाला, नहीं आया, फिर आया भी तो उसका चांसेस कम है। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, मल्टीपल टाइम रिपीट्स कर रहे हो। तो जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं वो आपको ऊपर में बनेगा, और जहाँ पे चांसेस क्या है, कम बन रहे हैं, तो हमने कितने टाइम्स किया, 20 टाइम्स रिपीट किया। तो स्टार्टिंग में भी क्या हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लास्ट में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब उसमें क्या होगी, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको दिख रहा है। तो जितने भी ब्लू पॉइंट्स का था वो क्या है, प्रोबेबिलिटी 50% है। इसी तरीके से जो हमारे पास ग्रीन है उसका क्या है, 70% का, और पी का क्या है हमारे पास, रेड का 20%, 50% है। लेकिन उसमें क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा है। तो यही एक्सपेरिमेंट के बेस पे देखोगे, और यही हमारा क्या फॉर्मूला यहाँ पे देखोगे। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी। तो ये मीन क्यों बना, अगर देख के बताना चाहो तो बता सकते हो थोड़ा सा, कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी, वो हमारा क्या है, मीन बन रहा है। क्यों बन रहा है, कि नॉर्मली अगर आप हर एक वैल्यू को देखोगे ना, हर एक वैल्यू का देखोगे, कि अगर एक्सपेरिमेंट 10 है, टोटल एक्सपेरिमेंट कितना है, मान लो रेड वाले का ही 20 है, रेड वाले का 40 है, तो 40 रख दिया, और इंटू क्या था, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। इसी तरीके से हर एक का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हर एक से हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई होगा। और जो हाई होगा वही क्या होगा, मोस्ट कॉमन चीज़ होगी। तो मोस्ट जहाँ पे कॉमन होगा वही हमारा क्या बनता था, मीन बनता था। तो वही चीज़ यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। तो ये क्या है, सारा चीज़ देखोगे ये प्रोबेबिलिटी बेस होता है, जितना भी होता है ना आपके पास, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बेस पे। इसके लिए आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में दो फंक्शंस होते हैं, पीडीएफ और सीडीएफ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे ना, पीडीएफ सीडीएफ का फॉर्मूला भी होगा। ये पीएमएफ है और ये सीडीएफ है। इसमें पीएमएफ है, और बाकी में क्या होगा, जिसमें कंटिन्यूअस डेटा होगा, पीएमएफ, पीडीएफ भी होगा। कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमारे पास क्या है, इस पे होगा, पीडीएफ है, ये दिख रहा है, ये पीडीएफ है, यहाँ पे पीएमएफ है, और यहाँ पे भी पीएमएफ है ना। तो ये क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। तो इसमें पीडीएफ क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है उसके लिए हम लोग डेंसिटी फंक्शंस का यूज करते हैं। और जो क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट मतलब पढ़ा था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेसिमल में रहता था, है ना। जो डेसिमल में होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं हो सकती है। एंड देन दूसरा क्या था, डिस्क्रीट, जिसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है ना। तो जो भी हमारे पास कंटिन्यूअस होगा उसके लिए कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शंस यूज हो रहा है, पीडीएफ। तो बाय डिफॉल्ट जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे थे, काउंट ही दिखा रहे थे। तो काउंट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा था। तो वहाँ पे जो भी कैलकुलेट होता है वो पीडीएफ के थ्रू होता है। और बर्नौली क्या था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, है ना। दो ही आउटकम आ रहे थे, हाँ या ना आएंगे। तो उसके बेस पे क्या होगा, ये डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ, तो डिस्क्रीट के लिए हमारे पास क्या होता है, पीएमएफ होता है। ये समझ में आया, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब कैसे पीएमएफ सीडीएफ काम करता है वो भी आप देख सकते हो। अब इसमें से होता है सीडीएफ, कि दोनों में क्या होगा, सीडीएफ देखोगे आप, दिख रहा है, इसमें भी सीडीएफ है, इसमें भी सीडीएफ है, और इसमें भी सीडीएफ होगा। अब इस सीडीएफ का काम क्या है, रेगुलराइज करना। रेगुलराइज मतलब, अब इस तरीके से बना रहे थे ना, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से दिख रहा है, आप क्या करते थे, कि एक इसको स्मूथिंग लाइन कन्वर्ट करते थे इस तरीके से, अगर याद होगा तो। ताकि क्या हो, कि अगर स्मूथ लाइन मिले तो आपको पता चल सके इसका हाइट। इस तरीके से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो कैसे ड्रॉ होगा, ये अपने आप तो होगा नहीं ना, कोई तो इक्वेशंस लगाओगे, कोई भी तो चीज होगा ना जो ये लाइन को ड्रॉ करेगी।
तो जो ये लाइन को ड्रॉ करती है वही हमारा पीएमएफ और सीडीएफ फंक्शन होता है। ये पीएमएफ फंक्शन ही क्या करता है, ये लाइन को ड्रॉ करवाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बेस पे हमारे पास क्या होता है, सीडीएफ होता है। सीडीएफ क्या बोलता है कि इसके अंदर का जो भी एरिया होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जो ये पूरा है ना ब्लैक वाला, ये पूरा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या होता है, सीडीएफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब इसमें 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब पूरा एरिया का वैल्यू 1 हो गया। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 0 से 1 की होती है। तो अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर सकें कि मुझे क्या करना है, ये वैल्यू है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर दूं और ये एरिया आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो इसका रेंज रहता है 0 से 1 के बीच में रहता है। जो भी इसका एरिया आएगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा। और इसी के बेस पे क्या कर सकते हैं, चांस बता सकते हैं कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास जो भी डेटा है वो 20 से 30 के बीच में कितना परसेंट लाई कर सकता है। तो इसका परसेंटेज आप यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो ये परसेंटेज डायरेक्टली कैसे निकलेगा, तो वो निकालता है हमारे पास सीडीएफ। हाँ, कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक फंक्शन है सीडीएफ का, आप उसका यूज करोगे तो वो क्या करेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। बस आपको क्या डिफाइन करना होगा, डेटा और रेंज। और ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में चलता है। और वो समझ में आया, बस से ज्यादा आया। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस क्या होता है, पीएमएफ पीडीएफ क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल्स में भी जा सकते हो। नहीं अभी के लिए फिर आपको क्या होगा ना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आपका अच्छा खासा आना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। यही चीज, बेस्ट सोर्स, आप इसी में आर डी शर्मा में क्या है, थ्योरेटिकल है। इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना चाहो ना तो इसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें डेटा वाले सेक्शन में ना डेटा से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सारा मिल जाएगा, दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लाइन क्या होता है, देन इसमें एक एग्जाम्पल के साथ होगा। यहाँ पे इवेंट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस, एडवांस में कुछ चीजें होंगी। जैसे ज्यादातर आप यूज करते हो बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या होता था, 11th 12th में किसी का मैथ था। ऐसे डाइस उछालते हो, बार बार 5 या 6 आने लगता है आपका, तो वो कैसे आता होगा, आपने कुछ तो चालाकी की होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा देते हो आप, ताकि, इधर सुनो, इधर देख लो, चलो छोड़ो, क्या नाम है, लोकेश, चलो इधर देखो। जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसमें हमारे पास क्या होगा, कंडीशन भी होगा। जरूरी नहीं बिना कंडीशन का ही सारा चीज हो। कभी कभी क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कंडीशन के बेस पे भी निकालना होगा। जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि अगर आप आज कोचिंग आओगे, कब, जब आपके पास क्या होगा, बारिश नहीं होगी तब। अगर बारिश हुई तो नहीं आऊंगा, और बारिश होगी तब आएंगे। तो आपके आने, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर बारिश हुई तो नहीं आएंगे, और अगर बारिश हुई तो आएंगे। तो एक कंडीशंस हो गया। लेकिन कोचिंग आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, बता सकते हो, तब भी आएंगे छाता लेके। हम्म? तो सिंपली मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया है कि जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बेस पे होगा, कंडीशन के बेस पे होगा। कि आने की प्रोबेबिलिटी जो हमारा डिपेंड करेगा वो क्या करेगा, बारिश में डिपेंड करेगा। और बारिश आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उससे हमारा डिसाइड होगा, है ना। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हो सकता है, एक चीज को आने, एक चीज लाने के लिए हमारे पास मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस। तो सारे कंडीशंस को ध्यान में रख के क्या करते हो आप, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो जब इस तरीके से करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, बायस थ्योरम या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। जैसे हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि आपके पास 2 बैग हैं, एक बैग ये है और एक बैग ये है, और इसमें क्या है, 3 ब्लू बैग, ब्लू
बॉल है और 2 रेड है, और इसमें क्या है, 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, और ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। तो बताओ बैग को चॉइस करने का कितना परसेंट चांस है, कौन सा आप लोगे? 50-50 है ना? तो ये दोनों का 50-50 कि दोनों में से कोई भी एक बैग ले सकते हैं। अब बताओ कि दोनों में से आपको कोई भी एक बैग लेना है और उसमें से रेड बॉल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे कि वो रेड बॉल होगा? हम्म दोनों में अलग अलग है, दिख रहा है? तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें 2/5 करेंगे और इसमें क्या होगा, 3/5 होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी पक्का? हम्म, और इसकी कितनी आएगी? 6, तो 60% आएगी, है ना? तो ये 60% चांस है। आपको आपको ये बताना है कि दोनों में से कोई भी एक बैग रेंडमली लेना है आपको, और उसमें से क्या करना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेंडमली आप चॉइस करते हो तो इसके कितने चांस है, 1/2 है। तो ये जो इवेंट होगा, साथ ही साथ हमें क्या करना है, रेड बॉल का भी। तो रेड बॉल का इवेंट कितना होगा, अगर पहला बैग आया तो उसमें कितना होगा, 0.4 आएगा। अगर दूसरा बैग आता है तो 0.6। तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग इवेंट होंगे, और दोनों में से कोई भी बैग आएगा तो वो प्रोबेबिलिटी। तो अब कितने आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0. हमारे पास 40, मतलब 10 आएगा ना, 1/2, और हमारे पास क्या है, 50। तो मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक आप चूज करते हो तो उसमें से जो हमारा चांस बनेगा वो 50% चांस बनेगा कि वो रेड बॉल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी नंबर ही ऐसे है ना, क्योंकि हमने ऐसा नंबर लिया है ताकि क्या है, दोनों का सम 1 आ जा रहा है इसलिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो, कि मान लो दूसरे में क्या है कि 4 है, तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पे भी 8 होगा। अब कितना आएगा, 1.2। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 0.6। मतलब 60% चांस है कि आपका क्या निकलेगा, रेड बॉल निकलेगा। कि दोनों में से कोई भी बैग आप चूज करते हो ना तो उसमें से 60% चांस है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, वो आपको पता है? जब हमारा 2 इवेंट एक साथ होता है, मतलब क्या है कि आपको बैग भी चूज करना है, प्लस वो रेड या फिर सॉरी वो रेड हो सकता है वो भी बताना है। तो दोनों इवेंट क्या है, एक ही साथ होगा। दोनों में से कोई एक बैग चूज करोगे और क्या करोगे, उसमें से एक बैग से क्या करोगे, रेड बॉल निकालोगे, है ना? तो जब एक ही इवेंट एक टाइम में होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस कब कर रहे हैं, जब दोनों बैग्स क्या कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। कि अगर आप ये बैग चूज कर रहे हो तो ये बैग की प्रोबेबिलिटी आप नहीं देखोगे, है ना? अगर ये बैग चूज कर रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं देखोगे, मतलब एक साथ नहीं होगा, दोनों क्या होगा, इंडिविजुअली होगा। तो जब इंडिविजुअली होता है तो वहां पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये समझ में आया? तो ये इंडिविजुअली कर रहे हैं तो प्लस, और एक साथ हो रहा है इवेंट तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं हम लोग रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का, जैसे अगर एग्जांपल में डाइस का ही ले लेते हैं, आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लो हमारे पास क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? हम्म, ये डाइस में है, आपके पास एक डाइस है, तो कितना आएगा, 1/6। तो अगर मैंने बोला 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपने 2/6 कैसे किया, 1+1। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6 था। तो दोनों क्या थे, अलग अलग इवेंट थे, कि अगर 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो 1 नहीं आएगा, तो दोनों अलग अलग में होगा। तो इसके बेस पे आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। तो ये 2/6 आ रहा था, तो ये क्या 2/6 कितना है, 50 नहीं आएगा, 33% आएगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस किया। क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट क्या है, अलग अलग है। इसलिए आप बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, प्लस ही करते हो। तो ये चीज हमने वहां पे भी किया था, दोनों अलग अलग बैग थे,
उसके बेस पे हमने क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन उसके साथ क्या करना था, बैक भी चूज करना था, इसलिए हम लोग वहां पे मल्टीप्लाई किया था। तो ये हमारा क्या होगा, 6 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करते हो आप, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यही करते हो। तो ये क्या होता है, 3/6। तो आप अलग अलग इवेंट के बेस पे क्या कर रहे हो, प्लस ही कर रहे हो। अगर मैंने बोला 2 से 4 आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। 2 से 4 तक की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 से 4 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे पता चला कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 3/6 मतलब 50% चांस है कि आ सकता है जो हम चाह रहे हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। कि मान लो एक ग्राफ हम बना रहे हैं इस तरीके से। ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये मान लो हमारे पास 1/6 है। तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। सबके प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। अगर इस तरीके से, तो ये हमारा कौन सा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। समझ में आया। तो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, दो नंबर्स 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट कर रहे हैं, बता सकते हो। एडिंग कर रहे थे, तो उसका ग्राफ बनाना चाहे तो किस तरीके से बनेगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। तो 2/6 यहाँ पे जा सकता है। ये 2/6 इस तरीके से, तो इसका ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं कि 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी, देन 1, 2, 3 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या होगा, 3/6। इसी तरीके से क्या होगा, 4 का भी रहेगा, 1 से 4 आने का, और 6/6। तो यहाँ क्या बनेगा, 6/6 का बनेगा लास्ट। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखो कुछ हमेशा क्या जाएगा, इस तरीके से जाएगा ग्राफ, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी वैल्यू आ रहा है एक्सपोनेंशियल, वो बेसिकली, तो ये जो यहाँ पे जितना भी बन रहा है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या था, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा 1 ही होगा, है ना। कि ये हो सकता है कि इस तरीके से जाए आगे जाके, बट क्या होगा, यहाँ तक हमारा 1 ही होगा। और जो ये एरिया निकलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। ये चीज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, अगर याद होगा तो। नहीं पढ़ा, क्या बोलते थे उसको, फिजिक्स का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा है आप, क्या बोलते थे आप, AT² इस तरीके से कुछ रहता था, U - V का होल स्क्वायर इस तरीके से रहता था। U - V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, इस तरीके से कुछ रहता था। तो ये हम लोग कैसे, UT प्लस हाफ AT² UT प्लस हाफ AT²। तो ये जो फॉर्मूला बनता था, क्या नाम है, चंचल, इधर देख लो। वो चीज नहीं देखनी है आपको, यहाँ पे देखो बस। तो जो हाफ AT² का फॉर्मूला बनता था, वो क्या होता था, ये बेसिकली यही होता था। और इसका जो एरिया निकलता था ना, वही एरिया का फॉर्मूला होता था। और जो एरिया हमारा निकलता था वही क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन के बेस पे था। तो यहाँ पे क्या था, उसका यूज किस अलग तरीके से दिखा रहे थे। यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वहां पे क्या दिखेगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे दिखेगा। नहीं, चलो कोई, वो चीज बता रहे ताकि कहाँ से कौन सी चीजें, सारी चीजें मैथ से ड्राइव हुई है फिजिक्स का भी।
तो वहां पे हम लोग एरिया ले रहे थे, वही एरिया यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि ये प्रोबेबिलिटी का एरिया है, प्रोबेबिलिटी का एरिया हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी एरिया हमेशा 1 रहता है। अब ये बता सकते हो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर एरिया निकालना हो, ये हमारे पास 4 और 5 का एरिया निकालना हो, तो 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बता सकते हो? 2/6 कितना वैल्यू आएगा? 0.33 आएगा। तो जो ये 33 आया, और जो यहाँ पे एरिया निकलेगा इसका, इसके बेस पे जो 4 और 5 का जो एरिया निकलेगा, उसकी वैल्यू और जो आप यहाँ ये निकाल रहे हो वो दोनों सेम रहेगा। कैसे पता चलता है कि ये मैंने नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के बेस पे किया और यहाँ पे एरिया के बेस पे? एरिया कैसे निकालेंगे इसका? तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा था, और इसको आपने इस तरीके से किया था। अब इसका पूरा आपको एरिया निकालना था, कैसे निकालोगे? तो इस तरीके से पहला क्या होगा, स्क्वायर जाएगा, और दूसरा हमारा क्या बन सकता है, रेक्टेंगल, है ना? तो इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे, और दोनों को प्लस कर सकते हो। अब दोनों का एरिया कैसे निकलेगा? तो ये जो डिफरेंस होगा वो निकालोगे, और ये जो ये होगा वो निकाल लोगे, है ना? लेकिन लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ इसी तरीके से जाएगा हमेशा? ये तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा ना, कर्व रहेगा हल्का सा, है ना? तो ये कर्वेचर में हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे तो ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम्म? तो जब आपके पास क्या होता है, लीनियर लाइन पे कोई भी चीज नहीं होता है, कि मान लो इसका आपको एरिया निकालना है और एक इसका एरिया निकालना है, तो किसका आसान है? क्यों? तो आपके पास इसका लॉजिक है और इसका लॉजिक नहीं है, इसीलिए। अगर इसको हम लोग सेम लॉजिक से दोनों को अगर सॉल्व करना चाहें तो कोई ऐसा लॉजिक बना सकते हैं? जैसे मान लो इसी को हमने क्या किया, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर, और सबका क्या है, सेम एरिया है। कि मैंने जो एक इस तरीके से डिवाइड किया था, उसका कुछ हाइट होगा, उसका कुछ विड्थ होगा, है ना? हाइट बाय डिफॉल्ट सेम होगा, विड्थ क्या होगा, सेम होगा, अलग होगा, अलग होगा ना? क्या आप देखो, एक लाइन हमने इस तरीके से क्या किया, यहाँ से कट करके एक पीस निकाल लिया। ठीक है, अब इसका हाइट क्या होगा, सेम होगा जो था, h। और इसका विड्थ कितना होगा, बहुत छोटा, जितना छोटा आपने कट किया था, तो इसको बोलते हैं dx का। तो ये क्या हो गया, बहुत छोटा है इसलिए dx बोल रहे हैं। क्या आप कुछ भी बोल सकते हो, xyz कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल हाइट, और ये dx। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, एक लाइन है, लेकिन लाइन का भी एरिया, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? हाइट और विथ इसका गिवन है, तो हाइट और विथ जिसका गिवन होता है उसका एरिया निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला? नहीं पता? L×B होता है, नहीं पता? जिसका हाइट और विड्थ गिवन हो तो ये निकाल सकते हैं। ये कैसे नहीं, ये तो पता होना चाहिए। लंबाई गुने चौड़ाई, तो वही वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया। अब मुझे एक का निकल गया। अब ये हमने कितने पार्ट डिवाइड डिवाइड किया था, मान लो ये मैंने 100 टाइम्स डिवाइड किया था। तो अगर एक का एरिया पता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एरिया निकल जाएगा, है ना? तो ये चीज इसमें कर रहे थे, इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, सेम तरीके से इसको भी 100 टाइम में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पे क्या बनेगा, अब मान लो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, इसका भी क्या होगा, हाइट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि हर जगह पे हाइट डिफरेंस है ना? तो हाइट भी हमारा क्या हो रहा है, कुछ चेंज होगा। तो हाइट भी कुछ चेंज होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये चेंजेस कितने हो रहे हैं, तो उसका एक रेट भी डिफाइन कर सकते हो अपना। कि मान लो क्या हो रहा है, कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है 2x के रिस्पेक्ट पे, 3x के रेफरेंस पे, या फिर पॉइंट के, मतलब कितना भी फैक्टर ले सकते हैं। ये चीज हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसका भी क्या होगा, इसी तरीके से क्या होगा, एरिया निकाल सकते हैं L×B के बेस पे। अगर मुझे इसका मिल गया तो इसका निकाल लेंगे, इसका मिल जाएगा तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो हर एक का निकल जाएगा, और सबको लास्ट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जो काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे। तो ये सारा काम हम लोग क्या करते हैं, एरिया के बेस पे निकालने के लिए करते हैं। और ये हमारा इजी किस में होगा, कैलकुलस में।
कैलकुलस का काम ही यही है कि आप पहले क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, देन उसको ऐड कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे काम किया था ना, कि पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, देन उसको क्या किया, ऐड ऑन किया। तो ये नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जो हमें पता है उसको हमें समझ में आ रहा है, जिसका हम लोग को नहीं पता चल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, सेम काम कैलकुलस में कर सकते हैं। तो कैलकुलस होता क्या है, एडवांस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। हाँ, कि अब एडवांस लेवल में क्या करते हो, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन करते हो। तो उसमें हमारे पास ये चीजें हो गई। एडवांस में क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, जो मटेरियल है या तो बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, या तो कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉर्मल इक्वेशन से, तो उसको यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके। तो किसी भी टाइप का एरिया का आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो इस तरीके का एरिया बना था, अब उसमें भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका भी क्या होगा, आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप भी क्या करोगे, इसका एरिया निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो 0 से 1 के बीच में ही जाएगा, है ना। तो या तो आप ये कैलकुलेट करके खुद से निकालो, या तो आपको कोई निकाल के दे दे, है ना। तो ये क्या है कि आगे जाके ये सारा चीज आपके पास निकाल के दिया हुआ रहता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना रहता। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टेबल रहते हैं। तो जैसे बाय डिफॉल्ट एक देखोगे जेड टेबल का, एक मैं दिखा देता हूँ जेड। तो ये दिख रहा है, ये हो गया, ये लास्ट, ये दिख रहा है कि कितना एरिया कहाँ पे कवर होगा। हर एक का क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, ये एरिया कैलकुलेट करके आपको दे दिया गया है। आप इसमें से क्या करते हो, सिर्फ वैल्यू देखते हो कि एक जेड का फॉर्मूला का आप उसको अप्लाई करोगे, तो जो जेड की वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे, कॉम्बिनेशन देखोगे। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 84%, कि 84% चांस है कि जो भी चीजें होंगी, इसके बेस पे क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो। तो ये टेबल आपके पास रहता है, बस आप टेबल रीड करना आना चाहिए, समझे। तो जितना भी मैथ्स था वो क्या था, बैकग्राउंड था। आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते हो और उसके बेस पे आपके पास टेबल रहता है, और उसका आंसर फाइंड करो। तो हर एक जितना भी हमारे पास कैलकुलेशंस है ना, जो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे, तो जैसे जेड टेस्ट हो गया, उसी तरीके से टी टेस्ट होता है, दिख रहा है टी टेबल्स। तो आपको टी टेबल में भी सेम तरीके से मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, का स्क्वायर होगा, का स्क्वायर टेबल होगा। तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था अभी, ये दिख रहा है, हर एक का अपना क्या है, टेबल है। तो उस टेबल से क्या करते हो, वहाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, और उसके बेस पे क्या करते हो, आंसर करते हो। सबका आप कर सकते हो, कि नॉर्मल का भी होगा, लॉग का भी होगा, बाइनोमियल का होगा, क्वेश्चन का भी होगा, सबका अपने पास क्या होता है, टेबल होता है, ये दिख रहा है। तो ये आज का पूरा मैथ्स का ही क्लास रहा, कल खत्म। अच्छा कल का, नहीं तो ये मैं बोल रहा था एग्जाम मॉक का ना, सैटरडे को ही।